नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडूएस में। हम जियोग्राफी देखेंगे। जियोग्राफी में टॉपिक है पवन, अर्थात पवने एयर कैसे चलती है, क्या कारण है एयर चलने का, इसी पे पूरा फोकस रहेगा आज का। इससे पहले वाला जो वीडियो था हुआ था वायु दाब। पवन को समझने से पहले वायु दाब समझना जरूरी होता है, तो पहले वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे वायु दाब, तब आपको पवन समझ में आएगा कि पवन कैसे चलती है, क्या कारण है चलने का, पवन को प्रभावित करने वाले फैक्टर और पवन जो क्षेत्र में चल रहे हैं उसके नाम। टॉपिक है पवन, विंड। जो एयर, डेफिनेशन क्या है? चलने वाली एयर अर्थात गतिशील वायु को हम क्या बोलते हैं? पवन कहते हैं। पवन चलने का कारण मेजर क्या है? बोलेंगे वायु दाब में अंतर के कारण चलती है। वायु दाब में अंतर, अगर ए स्थान पे मान लेता हूं अधिक वायु दाब है और बी स्थान पे कम वायु दाब है, हाई प्रेशर है यहाँ पे। जो ए क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है पार्टिकुलर, ए एक क्षेत्र है मान लेता हूं मैं, जहां पे उच्च वायु दाब है, और बी क्या है? यहाँ पे कम वायु दाब है, तो लो प्रेशर है यहाँ पे। देखिए पवने हमेशा क्या चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जाएगी, अर्थात ए से बी की ओर जाएगी। जिस तरीके से जल हमेशा क्या रहता है, हाई लैंड से लो लैंड की ओर जाती है, जल ऊंच स्थान से निम्न स्थान की ओर बहती है। ऊष्मा भी क्या रहता है? अधिक से कम की ओर फ्लो होती है, अधिक है तो कम की ओर। हर चीज जो भी फ्लो होने वाली है हमेशा हाई टू लो की ओर फ्लो होती है। ठीक इसी तरीके से जो पवन है ये भी फ्लो होती है उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर। और वायु दाब की क्या रहती है? पृथ्वी पे एक पेटियां पाई जाती है। तो ऐसे कुल मिला के वायु दाब की कितनी पेटियां? 7 पेटियां हैं। देखिएगा आप, उच्च वायु दाब की पेटी, निम्न वायु दाब की पेटी, कुल मिला के 7 पेटियां बनती है वायु दाब की। तो 7 वायु दाब पेटी है। यही वायु दाब की पेटी की ओर पवने चलेगी, हमेशा हाई से लेके लो की ओर चलेगी। तो पवन ये है, एक छोटा सा डेफिनेशन समझाने के लिए कि पवन चलते क्यों हैं, किस कारण से चलते हैं। तो क्षैतिज दिशा में चलने वाली पवन, क्या बोलेंगे? क्षैतिज दिशा। ये क्षैतिज दिशा है, ये नहीं, ऐसे मत करिएगा, ये है क्षैतिज दिशा। क्षैतिज दिशा अर्थात पैरेलल में अक्षांश के समानांतर चलने वाली, जो अक्षांश है, ये अक्षांश है, इसी के डायरेक्शन में चलने वाली पवनें हैं और हमेशा उच्च वायु दाब से कम वायु दाब की ओर चलती है। अब यहाँ देखते हैं पवने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जो फैक्टर हैं, शक्तियां हैं, फोर्स हैं। ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं जो पवन को प्रभावित करती है? क्या बोलेंगे? पवन को प्रभावित करने वाली शक्तियां। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो पवनों को प्रभावित करती है? सबसे पहले देखिए, पवन को प्रभावित करने वाले फैक्टर में कुल मिला के 4 फैक्टर करिए। सबसे पहले नंबर पे है वायु दाब, दाब प्रवणता जिसको बोलते हैं। वायु दाब में अंतर को दाब प्रवणता। प्रेशर ग्रेडियंट है, वायु दाब में जो अंतर आता है उसे दाब प्रवणता कहते हैं, तो दाब प्रवणता। सेकंड नंबर पे एक बल है, कार्योलिस बल। थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे? तो अपकेंद्र बल। और इस साइड से रखेंगे भूघर्षण। ये 4 फैक्टर पवनों को प्रभावित करती है। जो पवन है वो सीधी न चल के विक्षेपित होती है, अर्थात एक वक्राकार रूप धारण करती है। सीधी नहीं चलती है पवने, एक वक्राकार रूप धारण करती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो इन 4 कारण से होता है। सबसे पहले दाब प्रवणता देखिए,
दाब प्रवणता क्या होता है? सिंपल परिभाषा है, अधिक वायु दाब और कम वायु दाब, अर्थात दो वायु दाब के बीच का अंतर। अगर मान लेता हूँ ये और बी, ये अधिक वायु दाब है, यहाँ पे कम वायु दाब है, इन दोनों के बीच का अंतर, या दो वायु दाब की पेटियां इनके बीच का अंतर, या दो वायु दाब वाला समदाब रेखा इनके बीच का अंतर, तो दाब प्रवणता कहलाता है। अगर दो समदाब रेखा पास पास है, क्या बोलेंगे? समभार्य समदाब। एक विशेष रेखा है, अगर समान दाब वाला क्षेत्र को आप मिला के खींचेंगे तो एक रेखा बनती है जिसे समदाब रेखा कहते हैं। मान लेता हूँ 1013 मिलीबार, 1013 मिलीबार और 1013 मिलीबार ये प्रेशर है। यहाँ पे मुंबई मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे मान लेता हूँ जयपुर और यहाँ पे दिल्ली। सारे का प्रेशर क्या है? एक समान है। इन तीनों जो क्षेत्र है, जगह है, इसको मिला के एक लाइन खींच देंगे तो समदाब रेखा मिलेगी। तो समदाब रेखा अगर पास पास हो तो दाब प्रवणता क्या रहता है? अधिक रहता है। समदाब रेखा दूर दूर हो तो दाब प्रवणता कम रहता है। जितना दाब प्रवणता अधिक रहेगा, इसे क्या करेंगे? दाब प्रवणता अधिक करेंगे तो हवाएं उतनी तीव्र गति से चलेगी। दाब प्रवणता अधिक, पवनें भी अधिक तीव्र गति से चलेगी। तो लिखना है कि दाब प्रवणता जितनी अधिक रहेगी, पवनें उतनी अधिक तीव्र गति से चलती है। और समदाब रेखा क्या होती है? तो इसको देख लीजिए कि समान दाब वाले स्थानों को मिला के खींची जाती है। कार्योलिसिस फोर्स, ये क्या है? ये डबल ले लगता है, कार्योलिसिस फोर्स। तो एक फोर्स है, बल है। किस तरीके का बल होता है? पृथ्वी का घूर्णन, जो पृथ्वी है, पृथ्वी रोटेट करती है, पृथ्वी के रोटेशन के कारण घूमती हुई पृथ्वी जो घूम रही है, तो इसके रोटेशन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जो पवनों पे लगता है। बोलेंगे पृथ्वी के रोटेशन घूर्णन के कारण एक फोर्स का जन्म होता है जो पवनों पे लगता है, अर्थात वायु पे लगता है। तो वायु पे लगने के कारण पवन क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है। आगे विक्षेपित करेंगे। विक्षेपित मतलब वक्र रूप लें, ऐसे ले। सीधी मार्ग पे ना चल के पवनें कैसे चल रही है? एक वक्राकार रूप धारण कर रही है। इसका कारण क्या है? बोलेंगे कार्योलिसिस फोर्स। कार्योलिसिस फोर्स कहाँ से आ रहा है? कार्योलिसिस फोर्स पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हो रहा है। ये क्या है कार्योलिसिस? कार्योलिसिस साइंटिस्ट का नाम है। बोलेंगे कार्योलिसिस जो है एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिद्ध किया था कि पवनें विक्षेपित क्यों होती है। पवनें का विक्षेपण के कारण पृथ्वी का रोटेशन है, पृथ्वी के रोटेशन के कारण एक बल उत्पन्न होता है। इसी बल को इनके नाम पे रखा गया है कार्योलिसिस फोर्स। तो पवनें उत्तरी गोलार्ध में, बोलेंगे जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में पवन राइट हैंड साइड घूमती है, और दक्षिण गोलार्ध में क्या बोलेंगे? पवन लेफ्ट हैंड साइड घूमती है। लेफ्ट हैंड में। तो याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, पवनें इस साइड राइट हैंड साइड, दक्षिण गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड पवन घूमेगी। ठीक है, किस कारण से घूमेगी? कार्योलिसिस फोर्स के कारण। अब केंद्र बल क्या है? तो अब केंद्र बल पृथ्वी के रोटेशन के कारण एक बल उत्पन्न होता था। हर घूमने वाली चीज एक बल उत्पन्न करती है जो बाहर की ओर लगता है, उसे अब केंद्र बल कहते हैं। तो पवन क्या है? पृथ्वी के रोटेशन के कारण एक अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है और पवन बाहर की ओर भूमध्य रेखा पे क्या होते हैं? बाहर की ओर जाते हैं। तो पवन जो है भूमध्य रेखा पे बाहर की ओर जा रही है। जो अपकेंद्र बल कहाँ पे अधिक रहता है? अपकेंद्र बल सबसे अधिक कहाँ पे रहेगा? तो भूमध्य, बोलेंगे जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, यहाँ पे अपकेंद्र बल अधिक रहता है और पवन इस वाले इलाके से अधिक बाहर निकलती है। तो यहाँ पे एक लो प्रेशर का बेल्ट उत्पन्न होने का कारण भी अपकेंद्र बल है। पुनः भूमि का घर्षण, भूघर्षण, अर्थात भूघर्षण क्या है? जो भूमि है या धरातल है, धरातल पे पवन
चल रही है। अगर धरातल पे पवन चल रही है, कोई पर्वत हो, पठार हो या ऊंचा आवाज हो, पहाड़ी मान लेता हूँ, कुछ भी है, धरातल का स्वरूप कैसा है, तो पवन चल रही है। अब पर्वत है पश्चिम घाट, पश्चिम घाट का नाम सुने होंगे आप, पर्वत है पश्चिम घाट। इधर समुद्र से आ रहा मान लेता हूँ पवन, कौन सा पवन है, ये अरब सागर से आने वाली कोई समुद्री पवन है। पश्चिम घाट एक पर्वत है, एवरेज ऊंचाई 1600 मीटर है। तो पवनें इससे टकराएगी और टकराने के बाद पर्वत के साथ ही ऊपर चलेगी। भूघर्षण होता है, क्या है भूघर्षण, कि जैसे ही पवन धरातल पे आती है भूमि के साथ घर्षण करती है, तो भूमि क्या रहता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, दिशा, इसे ही बोला जाता है घर्षण। तो पर्वत हो, पर्वत पवनों का मार्ग चेंज कर देती है, या पठार चेंज करती है, या कोई भी ऊंचा आवाज चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसे समझा देंगे आप कि अरब सागर से आने वाली जो भी पवनें हैं वो समुद्री पवनें होती है, पश्चिम घाट से टकरा कर धीरे धीरे ऊपर जाती है। मानसूनी एक पवन है, भारत में आता है मानसून पवन, हिमालय है, उत्तर की ओर हिमालय है। जैसे ही मानसून एंट्री करती है तो मानसून एक पवन है, हिमालय इसको धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाता है। तो पर्वत के साथ ही ऊपर ऊपर उठ रही है, मार्ग चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से मार्ग चेंज हो रहे हैं पवन के 4 फैक्टर के कारण, शक्तियों के कारण। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे पवन, टाइप ऑफ विंड कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं पवन। बोलेंगे पवन के 2 प्रकार हैं, एक है स्थायी पवन, स्थायी पवन, और दूसरा बोलेंगे अस्थायी। एक परमानेंट है, परमानेंट मतलब 12 महीना 365 दिन चलेंगे पवन, स्थायी पवन कहलाएगा, वो हमेशा चलते हैं, एक क्षेत्र में चलते हैं। और अस्थायी पवन ये किसी विशेष पार्टिकुलर क्षेत्र में लोकल स्थान पे चलेंगे, हमेशा 12 महीना नहीं चलते, विशेष समय पे चलेंगे। जैसे टेम्परेरी पवन मान लेता हूँ, भारत में चलने वाला लू है। अब ग्रीष्म ऋतु आएगा, जून अप्रैल से लेकर जून तक लू चलेंगे। तो लू क्या है, सिर्फ 2 महीने चल रहे हैं, इसके बाद फिर लू नहीं चलेंगे। फिर कोल्ड वेव चलते हैं ठंडा में, शीतलहर ठंडे में चलेंगे, उसके बाद नहीं चलेंगे। तो टेम्परेरी पवन है, अस्थायी है। और जो स्थायी पवन है 12 महीना चलेंगे। आज हम ये देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में वो देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है समझने के लिए, एग्जाम में आता है, कभी कभी मैच करने के लिए देता है। तो स्थायी पवन को देखते हैं, स्थायी पवन कितने टाइप के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन आप कर लीजिए। स्थायी पवन को लिखना है आपको कि सबसे पहले है ट्रेड पवन है, ट्रेड विंड, इसको लिखेंगे व्यापारिक पवन, पहला नंबर पे। दूसरा लिखे पछुआ पवन, और 3rd नंबर पे ध्रुव पवन। कुल मिला के जो स्थायी पवन है 3 टाइप के हैं, बोलेंगे पहला नंबर पे है ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने हैं, दूसरा है पछुआ पवने हैं, और फिर है ध्रुव पवने। जो ट्रेड विंड है ये देख लीजिए कहाँ से कहाँ चलते हैं, बोलेंगे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 30 या 35 डिग्री से लेके चलेंगे 0 डिग्री, दोनों ही गोलार्धों में चल रहे हैं। 30 और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश से भूमध्य रेखा लो प्रेशर की ओर, क्योंकि इस अक्षांश पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगे। पछुआ पवन भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगा। एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं इसको, चलने का डायरेक्शन कैसे है। देखिए चलने का डायरेक्शन, पहले डायग्राम बनाइए। पृथ्वी का अर्थ, सबसे पहले पढ़ रहे हैं आप व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवन 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा बोलेंगे
लो प्रेशर बेल्ट है, कम दाब का क्षेत्र कितना है 0 डिग्री पे। यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है 30 से 35 के बीच में, दोनों ही गोलार्धों में। तो पवन कैसे चल रही है, उत्तरी गोलार्ध से 30 से 35 डिग्री की ओर लो प्रेशर की ओर चलेगी। और क्या था, कॉरियोलिसिस फोर्स बोलता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलती है राइट हैंड साइड अर्थात क्लॉक वाइज चलेगी, और दक्षिण गोलार्ध में क्या है एंटी क्लॉक वाइज चलेगी। तो ये क्लॉक वाइज चलाएंगे आप, और दक्षिण गोलार्ध से क्या चलाएंगे तो एंटी क्लॉक। तो ये व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है 30 से 35 डिग्री की ओर, दोनों ही गोलार्धों में ऐसे चल रहे हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पुनः 30 से 35 हाई प्रेशर बेल्ट है, और 60 से 65 क्या है लो प्रेशर है। ये 60 टू 65 या 65 है, तो 60 से 65 के बीच लो प्रेशर है, 30 से 35 के बीच हाई प्रेशर है। फिर से एक बार हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कर दीजिए। ये कौन सी पवनें हैं, पछुआ पवन। पछुआ पवन कैसे चल रही है, हाई टू लो प्रेशर की ओर चल रही है 30 से 35 डिग्री अक्षांश में। दिशा देखेंगे आप, दिशा को कैसे करना है, इस तरीके से सीधा ना चल के पवनें वक्राकार रूप में धारण करती है। तो डायरेक्शन, एक का डायरेक्शन कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है इसका, ऐसे, और दूसरे का डायरेक्शन आप देखेंगे इसका कैसे दिखाई दे रहा है, तो इस वाले इलाके से दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्शन क्या है, ये उत्तर नॉर्थ, ये पूर्व उत्तर पूर्व के बीच, और इसके बाद ये क्या दिखाई दे रहा है दक्षिण पूर्व के बीच। दिशा बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिशा ही समझना होता है व्यापारिक पवनों का, पछुआ पवनों का और ध्रुव पवनों का। डायरेक्शन क्या है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे जो व्यापारिक पवनें चल रही है इसका डायरेक्शन क्या है, तो बोलेंगे पूर्व, उत्तर पूर्व से चल रही है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या चल रही है, तो दक्षिण पूर्व से चल रही है, तो दक्षिण पूर्व। और इसमें क्या चल रहा है पछुआ पवन में, ये पश्चिम है और ये उत्तर पूर्व दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम से चल रही है, उत्तर पश्चिम। और फिर किस साइड से चल रही है, दक्षिण पश्चिम, ये डायरेक्शन। ठीक है, और बताऊंगा मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में ले चलेंगे। नेक्स्ट में है ध्रुव पवन, जो 80 से 90 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में उच्च वायु दाब वाला बेल्ट है, 80 टू 90। और 60 डिग्री के पास क्या है, 60 से 65 के बीच लो प्रेशर बेल्ट है। तो यहाँ पे एक पवन ऐसे चल रही है, फिर से डायरेक्शन, ये है ध्रुव पवनें। इस तरीके से कुल मिला के 3 स्थायी पवनें हैं। इनका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहता है, या तो उत्तर पूर्व, या तो फिर बोलेंगे दक्षिण पूर्व, या उत्तर पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम। तो 3 पवनें हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चल रही है। अब एक एक को देख लेते हैं हम। सबसे पहले व्यापारिक पवनों को देखते हैं। जो व्यापारिक पवनें हैं क्या बोलेंगे, व्यापारिक पवनें 30 से 35 डिग्री अक्षांश से दोनों ही गोलार्धों में 0 डिग्री की ओर भूमध्य रेखा की ओर चलती है, लेकिन एग्जैक्ट भूमध्य रेखा की ओर नहीं चलती। बोलना है 5 डिग्री तक चलती है। सबसे पहला है दिशा, क्या बोलेंगे कि व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें फर्स्ट नंबर पे, इनकी दिशा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व रहती है। उत्तर पूर्व से चलती है 5 डिग्री अक्षांश तक। कहाँ तक चलती है, उत्तर पूर्व में 5 डिग्री अक्षांश तक चलेगी। बताऊंगा 0 डिग्री तक क्यों नहीं पहुंच रही है।
पुनः दक्षिण गोलार्ध में करेंगे, इसकी दिशा दक्षिण गोलार्ध में दिशा रहती है तो ऐसे रहती है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व से चलेगी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, इस साइड चल रही है। तो हुआ क्या है दिशा में, इसका कारण है कार्योलिसिस फोर्स, जो बोलता है कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं। तो ऐसे करके चल रही है। इस बेल्ट में अगर देखेंगे आप 30 से 35 डिग्री अक्षांश में जो उत्तर पूर्व है, कौन सा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये पश्चिम। तो व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में ऐसे आ रही है, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे चल रही है। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिण गोलार्ध। कैसे चल रही है, ये वाला डायरेक्शन है उत्तरी गोलार्ध में और ये वाला डायरेक्शन है दक्षिण गोलार्ध में चल रही है। जैसे ही ये दोनों पवनें आती है 5 डिग्री अक्षांश के पास, 0 से 5 डिग्री के बीच, ये देखिएगा यहाँ पे क्या रहता है, लो प्रेशर का बेल्ट है, तापमान अधिक रहता है। 12 महीना पे यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, 0 से 5 डिग्री के बीच ये वाला इलाका। 12 महीना सूर्य की किरण क्या रहती है, लंबवत पड़ती है। तो हाई प्रेशर का कारण क्या है, तापमान है। जल वाष्प की मात्रा यहाँ पे अधिक रहती है तो पवनें गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। अभी केंद्र बल अधिक है, कुछ फैक्टर यहाँ पे जिसके कारण लो प्रेशर बनते हैं। तो जैसे ही पवनें यहाँ पे आती है पवन गर्म हो जाती है। 0 से 5 डिग्री के बीच अगर ये दोनों पवनें जो पहुंच रही है, कौन सी पवनें, व्यापारिक पवनें जो पहुंच रही है, जैसे ही 0 से 5 डिग्री के बीच पहुंचती है अधिक गर्म हो जाती है। अधिक गर्म होकर क्या हो जाती है, ऊपर की ओर उठती है। क्यों अधिक गर्म हुआ, क्योंकि सूर्य की किरणें 12 महीना यहाँ पे पड़ता है, लंबवत पड़ रहा है। लैंड जो रहता है अधिक हीट है। जैसे ही गर्म भूमि के संपर्क में वायु आ रही है वो भी गर्म हो जा रही है, और जो वायु गर्म हो रही है वह क्या है, ऊपर की ओर उठ रही है, ऊपर की ओर उड़ जाती है। 0 से 5 डिग्री के बीच ऐसा होता है। फलस्वरूप यहाँ पे पवनें जो रहती है सीधी नहीं चलती, बल्कि पवन जो रहती है लंबवत ऐसे चलती है, संवहन धारा, इसे बोलेंगे संवहन धारा। तो पवन गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, संवहन धारा का बेल्ट बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है, और ये दिशा है। और ये जो इलाका है, क्षेत्र है, जोन है, यहाँ पे कोई भी आप देखेंगे तो समुद्र की कमी दिखाई देगी। यहाँ पे अधिक मात्रा में आपको लैंड दिखाई देगा, अधिक है भूमि, और कम मात्रा में क्या है, समुद्र है। तो भूमि से समुद्र की ओर आ रहे हैं, इसलिए वर्षा नहीं करते। जब भी पवन लैंड टू सी की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, लैंड से सी की ओर चल रहे हैं पवन, तो वर्षा नहीं करते, उसमें आर्द्रता की कमी होती है। अगर उल्टा कर देंगे, सी टू लैंड, तो उसमें आर्द्रता अधिक रहता है, वर्षा अधिक रहता है। तो इस इलाके में जो है लैंड अधिक है, सी कम है, फलस्वरूप व्यापारिक पवनें जो रहती है वर्षा कम करती है। और 0 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच क्या बोलेंगे आप, संवहन धारा चलता है। जैसे ही दोनों ही गोलार्धों में व्यापारिक पवनें पहुंचती है तो वहां पे एक जोन बन जाता है, उस जोन को बोलेंगे ITCZ। ITCZ, ये क्या है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेशन जोन। इंटर मतलब अंतर, बोलिए अंतर उष्ण कटिबंध अभिसरण। ये है क्या, एक क्षेत्र है। क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, जहां पे दोनों ही गोलार्धों की व्यापारिक पवनें 30 से 35 डिग्री अक्षांश से चल रही है और 5 डिग्री के पास मिल जाती है। तो 0 से 5 डिग्री का पूरा बेल्ट क्या बन रहा है, ITCZ, एक जोन बन जा रहा है, क्षेत्र बन जा रहा है, एक पेटी बन जा रही है। और यही पेटी आगे आगे मतलब उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर ऋतु में परिवर्तन के साथ मूव करती है। जैसे ऋतु में परिवर्तन होता है वैसे वैसे ITCZ की दिशा, ये जो पेटी है ये भी खसकती है उत्तर की ओर दक्षिण की ओर, अर्थात सूर्य की किरण के साथ ही ये पेटी का उत्तरायण दक्षिणायन मूवमेंट होता है। तो ITCZ कहाँ बन रहा है, बोलेंगे ये वाला पूरा इलाका ITCZ कहलाता है।
पछुआ पवन। पछुआ पवन, पछुआ पवन क्या है इसकी दिशा, दोनों ही गोलार्धों में ये 30 से 35 डिग्री है। 30 से 35 डिग्री उच्च दाब का क्षेत्र है। 60 से 65 डिग्री लो प्रेशर बेल्ट है। तो ऐसे चल रही है दिशा, ध्यान से देखिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अर्थात लिखना है, एक डायग्राम है, सेक्शन है पछुआ पवन का। पश्चिम से चलने वाली पवनें हैं, पछुआ पवन है। तो पछुआ पवन की दिशा क्या रहती है, उत्तरी गोलार्ध में बोलेंगे। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से चलती है। किस साइड चल रही है, तो उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। दक्षिण गोलार्ध में कहाँ से चल रही है, तो बोलेंगे पश्चिम दक्षिण से चल रही है। किस साइड से चल रही है, तो पश्चिम दक्षिण से चल रही है और दक्षिण पूर्व की ओर चल रही है। इनका डायरेक्शन है। हाई प्रेशर बेल्ट है ये, लो प्रेशर बेल्ट ये है। 60 से 65 डिग्री हाई प्रेशर, लो प्रेशर, तो ऐसे करके चल रही है। अब इस बेल्ट में देखेंगे आप, तो आपको यहाँ पे ये जो पूरा इलाका है 30 से 65 के बीच का पूरा क्षेत्र देखेंगे, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, पश्चिम साइड में यहाँ पे लैंड अधिक है। और दक्षिण में देखेंगे, ये उत्तरी की बात किया मैं कि उत्तर की ओर देखेंगे लैंड अधिक है, दक्षिण की ओर देखेंगे तो समुद्र अधिक दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टफ है लेकिन आसान है समझने में। 30 से 65 दक्षिणी गोलार्ध में, मैप अगर सामने रखेंगे आप, सबसे पहले अक्षांश मेजरमेंट कर लीजिए। 30 से 65 डिग्री उत्तरी गोलार्धों में देखेंगे भूमि अधिक दिखाई देगा, लैंड अधिक है। और दक्षिण में देखेंगे 30 से 60 डिग्री के बीच, तो आपको क्या दिखाई देगा, जल की मात्रा अधिक दिखाई देगी, समुद्र अधिक है। तो पछुआ पवन जो चल रही है पश्चिम दिशा चल रही है, तो लैंड से चल रही है और चल की साइड से रह रही है, गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर चल रही है। तो देखिए एक गर्म क्षेत्र है जो 30 से 35 डिग्री है, उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र है, यहां से चल रही है। तो 60 से 65 डिग्री वाला क्या है, ठंडा क्षेत्र है। इस साइड से चल रही है। अगर समुद्र से गुजरती है तो फिर क्या होता है, आर्द्रता आ जाता है और वर्षा करता है। 30 से 65 डिग्री अक्षांश से 60 से 65 डिग्री अक्षांश की चल रही है। चूंकि गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर चल रही है तो वायु जो है गर्म है वो। और अगर समुद्र से भूमि की ओर चल रही है, किस साइड से चल रही है, तो समुद्र से भूमि की ओर चल रही है, तो आर्द्रता आ जाता है। और आर्द्रता आने के बाद क्या होता है, वर्षा करती है। तो पछुआ पवनों के द्वारा अधिक वर्षा होता है। व्यापारिक पवनों की तुलना में पछुआ पवन अधिक वर्षा करती है। और दक्षिण गोलार्ध में इसकी विशेष खूबियत क्या है, तो दक्षिण गोलार्ध में लैंड अधिक है और वहां पे भूमि का घर्षण कम होता है। दक्षिण गोलार्ध में क्या बोलेंगे, भूमि अधिक है। अब दक्षिण गोलार्ध में क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में तो भूमि अधिक है, दक्षिण गोलार्ध में उल्टा कर देंगे कि समुद्र अधिक है। जब यहाँ चलती है तो भूमि का घर्षण कम होता है, भू घर्षण कम होता है, तीव्र गति से चलती है पछुआ पवन। पछुआ पवन की गति क्या है, तो 100 नॉटिकल माइल तक पहुंच जा रहा है, तीव्र गति से चलती है। इसका नाम अलग अलग अक्षांश पे अलग अलग है। दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवन का नाम अलग अलग अक्षांश पे अलग अलग है। कैसे नाम देंगे इसका, तो बोलेंगे 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे ध्यान से देखिए, 40 डिग्री अक्षांश पे बोलना है ग्रस्ता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पे प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांश पे चीकता साटा। ये क्या है एक्चुअली में, 40 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश पे नाम ग्रस्ता चालीसा, पछुआ पवन है, दक्षिण गोलार्ध में समुद्र अधिक है, बड़ी तीव्र गति से चल रही है, आवाज करते हुए चल रही है। तो नाम है पछुआ पवनों का, अलग अलग अक्षांश पे अलग अलग नाविकों ने दिया है। तो पछुआ पवन के बारे में आपको ये बताना है। नेक्स्ट में हमारे पास जो बच रहा हुआ आपका
ध्रुव पवने बच रहा है, पोलर छेद से चल रही है ध्रुव पवने। देखिए ध्रुव पवने है, लास्ट है हमारा। जो ध्रुव है हाई 80 से 90 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट है, 60 से 65 लो प्रेशर बेल्ट है, दोनों ही गोलार्धों में। तो ऐसे चल रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही है। और डायरेक्शन बता रहा हूं मैं आपको किस तरीके से डायरेक्शन है। सेम व्यापारी पवनों का ही डायरेक्शन है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो डायरेक्शन ऐसे है। तो ध्रुव पे उच्च वायु दाब रहता है। क्यों रहता है उच्च वायु दाब? तो पवनें उतरती है, पवन की मात्रा अधिक है और वायु ठंडी रहती है। वायु ठंडी होने के कारण नीचे उतरती है, वायु दाब अधिक रहती है, तो ठंडा तो है ही है। और साथ साथ में यहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक है। पवनें क्या रहती है, ठंडी रहती है। तो ध्रुव क्षेत्र की पवन है वह बोलेंगे पवन ठंडी रहती है और 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच चल रही है। तो ये भी एक ठंडा इलाका है। तो पवनें ठंडी है तो वर्षा नहीं करती, हाँ, लेकिन अपने साथ क्या रहती है, तो बोलेंगे बर्फ के कण लेके आती है, शीत लेके आती है। तो अपने साथ ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, बर्फ को शीत लेके आ रही है। इस क्षेत्र में कोई विशेष वर्षा नहीं होता है। जब देखिए ध्रुव पवनें, एक साइड ध्रुव पवन है, दूसरे साइड में पछुआ पवन है, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच मिल रहे हैं। ध्रुव पवन चल रही है ध्रुव क्षेत्र से और पछुआ पवन चल रही है गर्म क्षेत्र उष्णकटिबंध क्षेत्र से। दोनों कहाँ मिल रहे हैं, 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच मिल रहे हैं। इस प्रकार जब भी दो पवनें मिलती है वहां पे हमेशा एक जोन बनता है। तो यहाँ भी एक जोन बन जा रहा है, वो वाताग्र कहलाता है। सिंपल भाषा में जो ITCZ था, जैसे उष्णकटिबंध में बना था, वाताग्र है। यहाँ भी वाताग्र बन जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंध वाताग्र। बाद में ये जो वाताग्र है 60 से 65 डिग्री अक्षांश वाला एक विशेष जोन है। आपको बस ये समझना है, एक पार्टिकुलर इलाका है, क्षेत्र है, जहाँ पे ठंडी पवनें गर्म पवनें मिल रही है। ठंडी पवन और गर्म पवनें मिलती है, वहाँ पे एक वाताग्र बन जाता है। बाद में इसी वाताग्र से क्या रहता है आपका, तो साइक्लोन बन जाते हैं, जो चक्रवात बनता है, पवनें घूमने लग जाती है। वाताग्र से ही पवन चक्र के रूप में घूमने लग जाती है, तो पूरा इलाके में चक्र बनने लग जाता है ऐसे करके। तो इस तरीके से पवन को आप नोट करेंगे, स्थायी पवन। बाकी जो लोकल पवन है उसमें बहुत सारे नाम है, पार्टिकुलर इलाके क्षेत्र में चलते हैं, उसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में वो पूछे जाते हैं कि फॉन कहाँ चल रहे हैं, चिनूक कहाँ चलते हैं, ब्रिक फिल्डर कहाँ चलते हैं, ऐसे करके नाम आते हैं। तो बने रहिए टू डू IAS में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।